गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ सुझाव देना है, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा और इससे रिलेटेड टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो क्वेश्चन ये यूपीएससी ने पूछा था 2019 में कि टू स्टेट सॉल्यूशन जो लगातार चर्चा में रहता है वो किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है। तो टू स्टेट सॉल्यूशन ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है इराक या ऑप्शन डी है यमन। इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। राष्ट्रपति का स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जा करके इसको वीडियो देख लेना। लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और साथ ही साथ आज जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट होगा, लाल किला के प्राचीर से जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देश की भावी नीतियाँ उससे तय होती है। हमारे देश में कई सारी ऐसी परियोजना चल रही है वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने संबोधन पे लाल किला के प्राचीर से कहा था। तो कल हम उस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराया। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के एक प्रतिष्ठित लॉयर हैं और प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किया था। पहला ट्वीट उन्होंने किया था कि सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस बोबडे, तो जस्टिस बोबडे एक महंगी गाड़ी पर बैठे हुए थे, 50 लाख की गाड़ी पर बैठे हुए थे। तो इन्होंने, प्रशांत भूषण ने जस्टिस बोबडे के खिलाफ ट्वीट किया कि आप 50 लाख की गाड़ी पर बैठे हुए हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट में बैठ के डिसीजन लेना चाहिए अभी। और दूसरा उन्होंने ट्वीट किया कि जब देश में लाखों की संख्या में गरीब लोग पलायन कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा था। इसको लेकर के प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि आपको गरीबों की आवाज़ सुननी चाहिए जब गरीब एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं, राइट। तो इन दोनों ट्वीट के कारण उससे अवमानना का दोषी ठहराया गया है। जल्द प्रशांत भूषण को सजा हो सकती है। डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। देखो, न्यायिक अवमानना क्या है कि अदालत की गरिमा और उसके अधिकार के प्रति अनादर प्रदर्शित करना और न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, ये जो है न्यायिक अवमानना के तहत आता है। न्यायिक अवमानना का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंग्लैंड में था। सदियों पहले इंग्लैंड में यह कॉन्सेप्ट आया था कि राजा के न्यायिक शक्तियों की रक्षा करने के लिए यह आया था। न्यायिक अवमानना को लेकर के हमारे पास एक एक्ट है, न्यायिक अवमानना एक्ट 1971, और इसी के तहत हम दंडित करते हैं। इसी के तहत दंडित करने का प्रावधान है। और साथ ही साथ 2006 में इसमें संशोधन किया गया था। बेसिक संशोधन था, अधिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन मेंस पर्सपेक्टिव से अधिक इंपॉर्टेंट है। तो दंडित करने का क्या अधिकार है? या तो 6 महीने का उसको सजा दे सकता है, या 2000 रुपये का जुर्माना दे सकता है, या दोनों ही चीज़ें दे सकती हैं। 6 महीने का सजा भी दे सकता है, 2000 रुपये का जुर्माना भी कर सकता है, या दोनों में एक कर सकता है, या दोनों के दोनों कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे डिपेंड करेगा। क्या संवैधानिक प्रावधान है? बिल्कुल। 3 आर्टिकल याद रख लेना, ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। आर्टिकल 129 आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। यानी इसका जो डिसीजन होगा, सर्वोच्च डिसीजन होगा, इसके डिसीजन को आपको मानना ही पड़ेगा। आर्टिकल 142 क्लॉज 2, आर्टिकल 142 काफ़ी चर्चा में रहा है। यूपीएससी ने डायरेक्टली पिछले वर्ष क्वेश्चन इससे पूछा था और इस बार भी चर्चा में रहा है, क्योंकि आर्टिकल 142 के आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में डिसीजन सुनाया। तो आर्टिकल 142 क्लॉज 2 के तहत अवमानना के आरोप में किसी व्यक्ति की जांच अथवा उसे दंडित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है। और इसी तरह से जिस तरह से आर्टिकल 129
सर्वोच्च न्यायालय के है, उसी तरह का प्रावधान आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय के लिए। उच्च न्यायालय की अवमानना भी आप नहीं कर सकते हैं, वो भी खिलाफ हो सकता है, वहां पे भी आपको सजा मिल सकती है। अब देखो प्रमुख चिंता क्या है। एक क्वेश्चन अक्सर चर्चा में रहता है कि क्या न्यायपालिका जो है दो धारी तलवार है, राइट। क्या न्यायपालिका जो है अपने अधिकारों से आगे बढ़ रही है, क्या कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है, क्या वो विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है, ये अक्सर चर्चा में रहता है। न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में भी हस्तक्षेप करती है और विधायिका के कार्यों में भी हस्तक्षेप करती है। कई बार हमने देखा है कि विधायिका ने जो एक्ट बनाया है उसको न्यायपालिका ने मानने से मना कर दिया है, उसको न्यायपालिका ने नल एंड वॉइड कर दिया, कई बार हमने देखा। बहरहाल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो पहला पॉइंट ये है कि आर्टिकल 19 के तहत हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वाक की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। तो ये जो अधिनियम है न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971, ये भारत के संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है, 19 के खिलाफ है, क्योंकि 19 में हमें बोलने की आज़ादी है, 19 में हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उसके बाद कानून बहुत ही व्यक्तिपरक है, अतः अवमानना के दंड का उपयोग न्यायपालिका द्वारा आलोचना करने वाले व्यक्ति की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा सकता है। हमने न्यायपालिका के खिलाफ आवाज़ उठाया, हम अक्सर, मैंने भी चर्चा किया यहाँ पे अक्सर कि न्यायपालिका में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता है। एक व्यक्ति मान लो न्यायपालिका को सजेशन देता है कि आप में सुधार की आवश्यकता है और आप उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उस पर अवमानना का केस कर सकते हैं। अवमानना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अगेंस्ट है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना होना चाहिए, बिल्कुल क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्रिटिसिज्म होगा तभी जाकर के व्यवस्था इंप्रूव होगा। हमने अक्सर देखा है कि न्यायपालिका जो है में लोगों का विश्वास कम हो रहा है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से इनकाउंटर की घटना देश में बढ़ी है, पुलिस को न्यायपालिका पे भरोसा कम है। अगर मान लो पुलिस को न्यायपालिका पे भरोसा होता कि न्यायपालिका जो है वो जो व्यक्ति को पकड़ के पुलिस उसको समर्पित कर रहा है न्यायपालिका के समक्ष, उस व्यक्ति को 3 महीने के अंदर जो है सज़ा हो जाता, तो शायद उस व्यक्ति का एनकाउंटर नहीं हो पाता, राइट। तो ये सारी देश में घटना बढ़ी है। हमने देखा है कि किस तरह से निर्भया के केस में 7 वर्ष लग गए न्यायपालिका को सज़ा सुनाने में। तो न्यायपालिका के लेट लतीफ़ी के कारण न्यायपालिका पे लोगों का विश्वास कम हुआ है, न्यायपालिका पे पुलिस का विश्वास कम हुआ है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है। इसके बावजूद न्यायपालिका की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन ये सारी की सारी जो एक्ट हैं, न्यायिक अवमानना एक्ट 1971 है, ये रोकता है। आप न्यायपालिका की अवमानना नहीं कर सकते हैं, आप न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, आप न्यायपालिका का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ESIC अस्पतालों के निर्माण से जुड़े हजारों करोड़ों के घोटाले में मुकदमा दर्ज। तो 2 संगठन इंपॉर्टेंट हो गया, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और दूसरा CBI पे हम लगातार डिस्कस करते हैं। आज हम CBI पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ESIC के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहली बात, एक एक्ट आया था, इस एक्ट का नाम था ESI एक्ट 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। इसमें क्या था कि सिकनेस हो, मैटरनिटी हो, रोजगार संबंधित दुर्घटना हो के कारण अस्थायी या अस्थायी शारीरिक निःशक्तता हो जाता है। ऐसी कंडीशन में या मृत्यु हो जाता है, ऐसी कंडीशन में आकस्मिकों में कामगारों की सुरक्षा के लिए इस एक्ट को लाया गया। यानी मान लो आप बीमार पड़ गए, प्रसूति का मैटर हो गया, काम करने वक्त आप जो है दुर्घटना के शिकार हो गए, तो ऐसी कंडीशन में आपकी देखभाल कैसे हो, इसके लिए ये अधिनियम आया था, ESIC अधिनियम आया था। और देश में कई सारे ESI के हॉस्पिटल हैं, ESIC के कई सारे हॉस्पिटल हैं।
उसी के घोटाला का मैटर यहाँ पे चल रहा है। तो एक्ट याद रख लेना, ESIC एक्ट 1948, और इसी एक्ट के तहत इस संस्था का निर्माण हुआ जिसका नाम है ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम। यहाँ पे जो है ESIC जो होता है, ESI वो 6.5% होता है। 6.5% में जो कंपनी होता है वो 4.75% का योगदान देता है, और कर्मचारी जो होता है 1.75% का योगदान देता है। तो 1.75% कर्मचारी देता है, और साथ ही साथ 4.75% जो है ये नियोक्ता देता है यानी कंपनी देता है। सरकार को इस वर्ष 57,128 करोड़ रुपया देगी आरबीआई। देखो आरबीआई जो ये पैसा देता है, आरबीआई नॉर्मली जो पैसा आरबीआई के पास रिजर्व होता है, फॉरेक्स रिजर्व होता है, जो वर्तमान में लगभग 538 बिलियन डॉलर है। तो इसका जो इंटरेस्ट आता है नॉर्मली, इस इंटरेस्ट का पैसा वो आरबीआई को देता है, सरकार को देता है। लाभांश का पैसा जो होता है, जो आरबीआई के पास एक्सेस बच जाता है, वो सरकार को देता है, राइट। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। देखो ये लोकेशन सबसे पहले काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस लोकेशन का कई बार हमने डिस्कस किया है। ये रोड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चर्चा में रहा था लगातार ये रोड, और चीन के लिए लगातार ये रोड खटक रहा है। इस रोड का नाम है डरबुक सियोक रोड। इसका लोकेशन जाकर के देख लेना आप, और साथ ही साथ ये आपको जानकारी होना चाहिए कि ये किस जगह को जोड़ने का काम करता है। एक सेकंड में आपको मैप ही दिखा देता हूँ। ओके, ये जो मैप है ये जम्मू कश्मीर का मैप है। ये आपको दिख रहा है, ये अक्साई चीन का पार्ट है। यहाँ से जो ये रोड है, दौलत बेग ओल्डी रोड भी कहा जाता है, कुछ जगह इसे डरबुक सियोक रोड भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे लोकेशन को ये कनेक्ट करती हैं। और ये जो है ये पर्टिकुलरली पार्ट है ये लेह, और यहाँ से ये दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने का काम करती हैं। अब लेह से दौलत बेग ओल्डी मात्र 6 घंटा में व्यक्ति जा सकता है, हमारी सेना पहुँच सकती है। पहले हमें दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने के लिए 2 दिन का समय लगता था। तो आप समझ सकते हो इस रोड का कितना स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट है, और इसी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट के कारण चीन हताश हैं, या कह सकते हो चीन को बार बार ये रोड खटक रहा है, क्योंकि हम अक्साई चीन में उसके काफ़ी नज़दीक में हैं, राइट। तो बेसिकली ये लोकेशन की जानकारी आपको होना चाहिए, और ये रोड लेह से दौलत बेग ओल्डी को कनेक्ट करने का काम करता है। प्रशांत भूषण के बारे में हमने डिस्कस किया है, यहाँ भी थोड़ा चर्चा है उनका, आप जाकर के इनको पढ़ सकते हैं। मुझे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, जो कल मैं डिस्कस नहीं कर पाया, वो है कि भारत के हितों के मुताबिक है यूएई और इजराइल के बीच समझौता। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट मैप पे मैं चलता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या समझौता हुआ है, और उसके लास्ट में बताऊँगा कि भारत का हित क्यों इससे जुड़ा हुआ है और कैसे जुड़ा हुआ है। देखो इजराइल यूपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार इजराइल पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है ये पार्ट है इजराइल का, यहाँ से ऐसे करके ये जो पार्ट है ये आपको आगे तक है थोड़ा, ये इजराइल का पार्ट। इजराइल में एक और कंट्री, इजराइल की जो परिधि है वहाँ पे एक और कंट्री है, जिस कंट्री का नाम है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन जो है इजराइल के अंतर्गत ही है। ये जो आपको दिख रहा है इसको गाजा पट्टी कहा जाता है, और यहाँ पे जो ये पार्ट है ये वेस्ट बैंक है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन निवास करता है। फिलिस्तीन की जो राजधानी है रामलला है, यहाँ पे है। देखो एक सेकंड, हाँ ये लोकेशन आपको दिख रहा है रामल्ला, ये फिलिस्तीन की राजधानी है।
इजराइल का एक बहुत ही फेमस सिटी है जेरूसलम, जो यहाँ पे है एग्जैक्टली, राइट। और इजराइल की जो राजधानी है वो है तेल अवीव, ये इजराइल की राजधानी है। उसके साथ ही साथ आपको एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट और जानकारी होना चाहिए कि ये जो सी है ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को इजराइल टच करता है। इजराइल के जस्ट ऊपर में लेबनान भी आप काफ़ी चर्चा में है। इजराइल के जस्ट ये जो पार्ट है, ये जो देश है ये सीरिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ये लोकेशन दिख रहा है ये गोलन हाइट्स, यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि गोलन हाइट्स कहाँ पे है, तो गोलन हाइट्स जो सीरिया का पार्ट था वर्तमान में ये इजराइल का पार्ट है। साथ ही साथ इजराइल से एक और जो देश टच करता है वो है जॉर्डन। तो इजराइल से जो जो देश टच करता है उसका जानकारी आपको होना चाहिए। पहला तो टच करता है आपको सीरिया, दूसरा जॉर्डन, तीसरा लेबनान, और चौथा देश जो इजराइल से टच करता है वो करता है आपको इजिप्ट। ये सारा का सारा पार्ट इजिप्ट का है। तो ये चार देश बेसिकली इजराइल से टच करते हैं, और साथ ही साथ इजराइल भूमध्य सागर के पास है, भूमध्य सागर को टच करता है यह। तो ये बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। इजराइल के क्षेत्र में ही फिलिस्तीन आता है, फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला है, और इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। अब चलते हैं हम देखो अमेरिका की मध्यस्थता से, अमेरिका इजराइल का भी फ्रेंड है और अमेरिका यूएई का भी फ्रेंड है, दोनों के साथ अमेरिका की दोस्ती है। उसी तरह से भारत की दोस्ती यूएई के साथ भी है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी है, भारत की दोस्ती इजराइल के साथ भी है। तो अमेरिका की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ है, और इस समझौता का नाम जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम जो है यहूदी के लिए भी कह सकते हो, यहूदी धर्म में भी मान्यता प्राप्त व्यक्ति हैं, या यहूदी धर्म के लिए भी आस्था का प्रतीक हैं, और इस्लाम धर्म के लिए भी आस्था का प्रतीक हैं, इसलिए इसे अब्राहम एकॉर्ड नाम दिया जा रहा है। इस घोषणा करने वाले यूएई खाड़ी का प्रथम और तीसरा अरब देश बन गया। खाड़ी का जो है ये पहला देश है, अरब मुल्क का तीसरा यह देश है जो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करेगा। आखिर विवाद क्यों हुआ था? देखो, विवाद होने का सबसे मेन रीजन है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो विवाद है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो विवाद है, फिलिस्तीन एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और इजराइल जो है धीरे धीरे फिलिस्तीन के ज़मीन को कम करता गया और इजराइल की ज़मीन बढ़ती गई। धीरे धीरे फिलिस्तीन पे इजराइल ने कब्जा जमाना शुरू किया, तो फिलिस्तीन जो है सिकुड़ती गई और इजराइल बड़ा होता गया। हालांकि मैं इसके इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, इसका एक अलग इतिहास है, उस इतिहास की चर्चा मैं कभी बाद में कर दूंगा। लेकिन धीरे धीरे ये समझ लो कि एक देश है जहाँ पे एक देश के अंतर्गत ही दो देश हैं, टू नेशन थ्योरी यहीं पे लगता है। एक देश के अंतर्गत ही दो देश हैं, एक देश की जो बाउंड्री सीमा है टोटल इजराइल का, उसी के तहत फिलिस्तीन है। और पहले फिलिस्तीन का भूभाग ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन इजराइल ने फिलिस्तीन के भूभाग को कम करना शुरू कर दिया और इजराइल का भूभाग बढ़ता गया। और जो मैंने वेस्ट बैंक का लोकेशन दिखाया था, धीरे धीरे इजराइल वेस्ट बैंक की तरफ बढ़ रहा था, और वेस्ट बैंक को भी धीरे धीरे इजराइल अपने अंदर ले रहा था, अपने कब्जे में ले रहा था, राइट। तो इसी के लिए यह समझौता हुआ। इसी के लिए जो है अरब देश हमेशा इजराइल से खफा रहते थे, क्योंकि अरब देश मुस्लिम के पक्षधर थे, अरब देश फिलिस्तीन के पक्षधर थे, और अरब देश का कहना था कि इजराइल फिलिस्तीन की भूमि पे कब्जा कर रहा है, और यही कारण है कि 70 वर्ष से लगातार ये विरोध हो रहा था। तो इसके बाद जो है वर्तमान में यूएई खाड़ी का पहला देश है और अरब का तीसरा देश है जिसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया। इससे पहले 1979 में मिस्र ने किया था, और 1994 में जॉर्डन ने इसराइल के साथ शांति समझौता साइन किया, या कह सकते हो राजनयिक संबंध स्थापित किया। यानी जॉर्डन का और मिस्र का जो दूतावास है वो इजराइल में है, और इजराइल का दूतावास जो है आपको जॉर्डन और मिस्र में है। वाशिंगटन ब्रॉकेट समझौता, जिसे इजराइल यूएई शांति समझौता के रूप में भी जाना जाता है, यह
इजराइल तथा फिलिस्तीन क्षेत्रों को अपने हिस्सों में जोड़ने की योजना को निलंबित कर देगा। यानी यूएई ने ये समझौता क्या जो किया, यूएई ने जो ये समझौता किया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि इजराइल जो फिलिस्तीन के क्षेत्र पे कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, इजराइल जो गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश कर रहा है, इजराइल जो वेस्ट बैंक में अतिक्रमण कर रहा है, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को तबाह कर रहा है, वो रोकेगा। इजराइल वेस्ट बैंक में इंटर नहीं करेगा इस समझौता के बाद। ये कमिटमेंट यूएई ने इजराइल से लिया है। समझौते के तहत इजराइल वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से को कब्जा करने की अपनी योजना को लंबित करेगा। यानी अब वेस्ट बैंक में इजराइल इंटरफेयर नहीं करेगा, कब्जा नहीं करेगा। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। मैंने आपको लोकेशन दिखा दिया है। इसका प्रमुख शहर फिलिस्तीन की वास्तविक राजधानी रामल्ला है। इजराइल ने 6 दिवसीय इजरायली अरब इजरायली युद्ध हुआ था 1967 में। इजराइल जो है बहुत ही छोटा देश है, बिहार से भी छोटा इजराइल देश है। और ऐसे कंडीशन में जब पूरा अरब देश मिलकर 1967 में इजराइल पे हमला किया था, आप समझ सकते हो इजराइल की टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी थी कि 1967 के युद्ध में भी इजराइल नहीं हारा था। तो उसके बाद इजराइल ने अपने नियंत्रण में ले लिया था और वहाँ पे बस्तियाँ बसाना शुरू की थी। और वेस्ट बैंक में भी इजराइल कब्जा कर रहा था। तो इस समझौते के बाद क्या होगा? इस समझौते के बाद इजराइल का जो दूतावास है वो खुलेगा आपको सऊदी यूएई में, और यूएई का जो दूतावास है वो खुलेगा आपको इजराइल में। साथ ही साथ दोनों देश जो है उड़ान सीधी दोनों देश की एक दूसरे के देश में जा पाएगी। दोनों देश के नागरिक एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। सुरक्षा में, दूरसंचार में, ऊर्जा में, पर्यटन में, स्वास्थ्य में दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। तो बेसिकली एक बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट कल हुआ है, कल नहीं इनफैक्ट परसों हुआ है, जिसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की है, जिसे अब्राहम एकॉर्ड के नाम से भी जाना जाएगा। अब देखो अमेरिका का इसमें क्या हित है? अमेरिका का हित है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। नवंबर 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को एक एज देने का काम करेगा। भारत को क्या फायदा हुआ? इंडिया को सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि इंडिया के भी दोनों मित्र हैं, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इजराइल, दोनों ही भारत के मित्र हैं, दोनों ही भारत के लिए ज़रूरी हैं। और भारत जो है कई बार ऐसा होता था कि भारत इजराइल के विपक्ष में भी जाकर काम करने का काम करता था, क्योंकि भारत खाड़ी देशों को नाखुश नहीं करना चाहता था। बहुत बार ऐसा हुआ कि भारत खाड़ी देशों के पक्ष में था, खाड़ी देशों को नाखुश नहीं करना चाहता था, इसलिए वो फिलिस्तीन का भारत समर्थन करने का कोशिश करता था। तो भारत को अब ऐसा नहीं करना होगा। तो ये बहुत बड़ा भारत के लिए एडवांटेज होगा कि भारत अब इजराइल के साथ भी और यूएई के साथ भी खुले तौर पे काम कर सकता है। देखो यहाँ पे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, लगातार चर्चा में है। इस न्यूज़ से आप इसको देख सकते हैं। एनजीटी के बारे में यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता है, आपको जानकारी होना चाहिए। कई बार हमने डिस्कस किया है, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इस टॉपिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या आपको पर्यावरण की ज़रूरत है या आपको विकास की ज़रूरत है। इंटरव्यू में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो लगातार चर्चा होता है कि क्या हमें डेवलपमेंट चाहिए या हमें एनवायरनमेंट चाहिए, तो इसको जाकर के पढ़ सकते हैं। और इसके लिए ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि एनवायरनमेंट एसेस एक जो है पर्यावरण प्रभाव आकलन आने वाला है। देखो EIA आने वाला है। EIA की एक नई नीति सरकार लेकर आने वाली है, जिसका ड्राफ्ट ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है और उस ड्राफ्ट को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन। इसका मतलब हुआ कि मान लो कि एक नया कंपनी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में लगेगा, तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ सकता है,
उसका एयर पोल्यूशन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसका वहाँ के ग्राउंड वाटर पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसका वहाँ की नदी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसको जो है उद्योग को लगाने से पहले ही आकलन किया जाता है। इसे ही कहा जाता है पर्यावरण प्रभाव आकलन। इसका जो नया ड्राफ्ट आया है उसको लेकर के चर्चा है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, हम आज इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आप याद रख लेना कि पर्यावरण और विकास, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट लगातार चर्चा में रहता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या चाहिए आपको, इन्वायरमेंट चाहिए या आपको डेवलपमेंट चाहिए। तो आप अपना जवाब एक तरह से तैयार रखना है इसको लेकर के। देखो, पाकिस्तान की एक और चाल गिलानी को निशान ए पाकिस्तान दिया। जिस तरह से भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उसी तरह से पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान है, जो एक हुर्रियत नेता थे, सेपरेटिस्ट नेता हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं, गिलानी, उनको पाकिस्तान ने दिया है। निश्चित तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इससे संबंध खराब होंगे, क्योंकि गिलानी भारत के पक्ष में नहीं है, वो सेपरेटिस्ट नेता है, वो भारत से आज़ाद होना चाहते हैं, वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं। और वैसे नेता को आप, अगर वैसे भारतीय नेता को जो भारत के पक्ष में नहीं है, उसे आप अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं, निश्चित तौर पे इससे टेंशन दोनों देशों के बीच में बढ़ेगी। देखो, ये जो डिस्प्यूट है, सतलज यमुना लिंक नहर डिस्प्यूट, काफ़ी पुरानी डिस्प्यूट है। और इस डिस्प्यूट की शुरुआत इनफैक्ट होती है 1967 से। 1967 में 1 नवंबर 1966 को दोनों राज्य का, पंजाब और हरियाणा दोनों को अलग कर दिया गया। तो आपने राज्यों को अलग कर दिया, उनके प्रशासन को अलग कर दिया, लेकिन आपने नदी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया था। बेहतर होता 1966 में ही यदि सरकार के द्वारा नदी के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता, तो 1966 का यह मुद्दा 2020 तक नहीं चलता। लेकिन भौगोलिक रूप से भले ही हरियाणा और पंजाब को अलग कर दिया गया, अलग स्टेट बना दिया गया है, लेकिन उसके बीच नदियों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, नदी के पानी को बंटवारा नहीं किया गया। समस्या समाधान के प्रयास के क्रम में इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1981 में पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई और इसमें समझौता हुआ कि अतिरिक्त जल जो है वो पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब सतलज यमुना नहर के अपने हिस्से के 121 किलोमीटर का निर्माण करवाएगा। इसको लेकर के निर्माण भी शुरू हो गई, लेकिन उसको फिर धार्मिक रंग दे दिया गया। 1985 में जब इंदिरा गांधी ने प्रयास किया, उसके बाद 1985 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने फिर एक गंभीर प्रयास किया और पंजाब समझौता उन्होंने किया। तो इस समझौता के तहत फिर काम करने का स्टार्ट करने की बात की गई कि नहर का काम स्टार्ट होना चाहिए, ताकि नदी के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन पंजाब और हरियाणा के मध्य किया जा सके, हरियाणा के लोगों को भी पानी आसानी से मिल सके। समझौते के बाद तत्कालिक मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बर्नवाला ने सतलज यमुना नहर कार्य को शुरू किया, लेकिन इसी समय उग्रवादियों ने कार्यस्थल पे कई मजदूर और इंजीनियरों की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप यह परियोजना ठप हो गई। मार्च 2016 में पंजाब सरकार ने सतलज यमुना नदी से संबंधित सभी समझौतों को रद्द करते हुए नहर के निर्माण के लिए अग्रहित भूमि के आवंटन को भी रद्द कर दिया। पूरी तरह से पंजाब सरकार 2016 में समझौता मानने से इनकार कर दिया, जो समझौता 1985 में राजीव गांधी के साथ हुआ था। अब देखो, एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम है रिपेरियन सिद्धांत। रिपेरियन सिद्धांत के अनुसार नदी के जल का उस राज्य या देश पर अधिकार होता है जहां से वह बहती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको जानकारी होना चाहिए रिपेरियन सिद्धांत के बारे में, कहीं आप इसको कोट कर सकते हैं। इसको लेकर के एक ट्रिब्यूनल भी बना था, जिसे कहा जाता है इराडी अधिकरण, इराडी ट्रिब्यूनल।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री बालाकृष्ण इराडी की अध्यक्षता में 1986 में जल विवाद के समाधान के लिए इराडी अधिकरण का गठन किया गया और अधिकरण ने 1987 में पंजाब और हरियाणा को मिलने वाले पानी के हिस्से में क्रमशः 5 मिलियन एकड़ फीट और 3.83 मिलियन एकड़ फीट की बढ़ोतरी की सिफारिश की। अधिक इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रख लेना इराडी अधिकरण। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पंजाब और हरियाणा के मध्य ये जो सतलज यमुना लिंक नहर है, ये विवाद 1961 से चल रहा है, उस समय से जब दोनों की स्थापना हुई थी। 1966 से चल रहा है जब पंजाब और हरियाणा की स्थापना हुई थी। अब देखो इस न्यूज़ में क्या है। इस न्यूज़ में इस बार यहाँ इतना पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पंजाब ने अपने हिस्से का पानी हरियाणा ने बड़ी पहल की है, सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा गया है, ठीक है, लेकिन पंजाब ने कहा है कि वो हरियाणा को पानी देने के पक्ष में नहीं है। विवाद फिर सुप्रीम कोर्ट में है। पंजाब हरियाणा को पानी देने के पक्ष में नहीं है, हरियाणा चाहता है कि उनके हिस्से का पानी उसे मिले। फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है, देखते हैं इस पर क्या डिसीजन होगा, लेकिन जानकारी बेसिक आपको होनी चाहिए। एडिटोरियल आज हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो हम जो है दवा का जो कच्चा माल है वो 80% से अधिक हम चीन से मंगाते हैं। दवा के कच्चा जो माल है उसको एपीआई कहा जाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एपीआई हम चीन से मंगाते हैं 80%। अब यहाँ पे इस न्यूज़ में क्या है कि अभी भी हम चीन से एपीआई मंगा रहे हैं। भारत में एपीआई का उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है, इसको लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया है, क्योंकि एपीआई के कारण प्रदूषण हो सकता है। यहाँ फिर विकास और पर्यावरण का मुद्दा हावी है, क्योंकि एपीआई के कारण पर्यावरण प्रभावित हो सकता है, इसलिए भारत में एपीआई बनाने की मंजूरी कंपनी को नहीं मिलता। तो ऐसे कंडीशन में जब कोरोना हुआ तो हमें दवा की आवश्यकता हुई, फिर भी हम दवा के लिए एपीआई चीन से मंगा रहे हैं, जापान से मंगा रहे हैं या अन्य देशों से मंगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है इस न्यूज़ में कि कच्चे माल का दाम भी बढ़ जाए, यानी एपीआई का कॉस्ट बढ़ जाए, तो एपीआई के कॉस्ट का वहन करेगी जो कंपनी दवा बना रही है वो। एपीआई के कॉस्ट बढ़ने से दवा का दाम नहीं बढ़ेगा। एक अच्छा निश्चित तौर पे भारत सरकार का इनिशिएटिव है, क्योंकि एपीआई चीन से मंगा रहे हैं, चीन अब महंगा भेजेगा, महंगा अगर नहीं भेजेगा तो इंडिया सरकार उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देगी। तो वैसे भी दवा कंपनी को एपीआई महंगा मिलने वाला है, बावजूद इसके भारत के लोगों को दवा महंगा नहीं मिलेगा, राइट। तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ निर्यात में हो रहा लगातार सुधार, घट रही गिरावट। तो यहाँ पे डाटा दिया हुआ, एक बार जाकर के उसको देख सकते हैं। जुलाई महीने में 23.64 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है, जून महीने में 21.91 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। तो कोरोना के बाद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है, निर्यात हो रहा है। इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं आप। देखो इजराइल और तुर्की यूएई के बीच में जो समझौता है उसको लेकर हमने डिस्कस किया। यहाँ पे ईरान और तुर्की का भी पक्ष है, एक बार इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए इतना ही हमारे पास न्यूज़ तक, चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन है टू स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन इजराइल और फिलिस्तीन से संबंधित है, चूंकि इजराइल और फिलिस्तीन एक ही सीमा के तहत दो देश हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आई गेस 2017 में 17 में या 18 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, याद नहीं है 17 या 18 में। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।